यूपी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। रायबरेली से विधायक हैं अदिति सिंह, उन्होंने झटका दिया और अदिति सिंह ने कांग्रेस के कई ग्रुप छोड़ दिए हैं। अदिति ने आज सुबह कांग्रेस कोर कमेटी का सभी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट किया, ट्विटर का बायो बदला और पार्टी का टैग भी हटा दिया। अब व्हाट्सएप ग्रुप से हुई लेफ्ट। रायबरेली सदर से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह कांग्रेस से नाराज चल रही हैं विधायक अदिति सिंह, और ऐसे में अदिति ने आज सुबह कांग्रेस कोर कमेटी से के जो तमाम ग्रुप्स हैं वो उनसे लेफ्ट किया है। आपको बता दें कि अदिति सिंह ने अपने ट्विटर के बायो से भी कांग्रेस का नाम हटा दिया है, साथ ही साथ अपने बायो और अपने ट्विटर प्रोफाइल से उन्होंने कांग्रेस के टैग को भी हटाया। तो फिलहाल आपको बता दें ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं ये वो कोर कांग्रेस कमेटी के ग्रुप्स हैं जिसमें अदिति सिंह पहले थी, लेकिन अब उन्होंने आज सुबह 9:46 पर लेफ्ट किया है। तो कांग्रेस से नाराज चल रही है अदिति सिंह। कांग्रेस विधायक हैं, रायबरेली लोकसभा के अंदर इकलौती कांग्रेस के पास सीट थी जो कि अदिति सिंह की जीती हुई सीट है, और ऐसे में उनके छोड़ जाने के बाद लोकसभा में, रायबरेली लोकसभा में एक बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस को लेकर एक बड़ी झटके वाली खबर सामने आई। तो अदिति सिंह के जाने से क्या नुकसान हुआ ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। रायबरेली सदर से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करती हैं अदिति सिंह। ऐसे में रायबरेली में अदिति सिंह की पकड़ काफी मजबूत है। लोकसभा की इकलौती सीट रायबरेली है जो कि कांग्रेस के पास है। ऐसे में रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद हैं, लोकसभा सीट उनके पास है, और अदिति के जाने से लोकसभा में भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। अदिति के जाने से लोकसभा में एक सीट जीतना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। थैंक यू। दीपक जी, अदिति सिंह का इस तरह से व्हाट्सएप मैसेजेस, व्हाट्सएप ग्रुप्स को लेफ्ट कर देना और ट्विटर बायो से कांग्रेस हटा देना, किस तरीके का संकेत आप कांग्रेस के लिए मानते हैं? जब वो कांग्रेस से निकाली जा चुकी हैं, कांग्रेस ने उनके खिलाफ याचिका दायर की है, उनकी मेंबरशिप समाप्त किए जाने की याचिका दायर की है, और सबसे बड़ी बात कि आज उन्हीं के जनपद के एक एमएलसी जो कांग्रेस के टिकट पर उन्हीं की वहां जीते थे और वो कांग्रेस छोड़कर दिनेश प्रताप सिंह भाजपा में चले गए थे। आज उनके खिलाफ कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए उनकी सदस्यता को समाप्त किए जाने के संदर्भ में जवाब तलब किया है कि उनकी सदस्यता भी समाप्त क्यों नहीं की गई। तो मुझे लगता है वो अपने बचाव में कोई रणनीति बना रहे होंगी, क्योंकि अब तो ये नियमावली हो गई किसी को बदल करने के बाद 3 महीने में समाप्त किए जाने की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। तो अब उन्होंने क्यों लेफ्ट किया या उनको उससे लेफ्ट किया गया, दोनों चीजें तय नहीं हो पा रही है, लेकिन कांग्रेस ने लेफ्ट कर दिया है, कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनकी सदस्यता को समाप्त किए जाने के संदर्भ में। अच्छा, कांग्रेस के अगर नेशनल लेवल पर देखें, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का चला जाना, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक रायबरेली सीट की हम बात करें, अदिति सिंह का भी एक कद है, उनका छोड़कर चला जाना, क्या लगातार मजबूत जो आपके स्तंभ हैं कहीं ना कहीं ग्राउंड पर, वो आपका साथ छोड़ रहे हैं क्या कांग्रेस का? देखिए, ऐसा है, कभी कभी ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं कि लोगों की समझ में नहीं आता कि अपने मुकदमे में बचें, अपने व्यापार को बचाएं कि पार्टी को बचाएं। तो आजकल इस स्वार्थी जमाने में लोग अपने व्यापार और अपने धंधे पानी को बचाने के चक्कर में सत्ताधारी पार्टियों के साथ जाते रहे हैं, लेकिन उससे कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों पर कोई असर नहीं पड़ता है, न कांग्रेस पार्टी के जो मूलभूत चीजों से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस मजबूती के साथ उभर रही है, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में दीपक जी जो साथ छोड़कर जा रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने सिद्धांतों से भटक गए इसलिए हम छोड़कर जा रहे हैं। अगर सिद्धांतों से भटक गई, जिन्हें जाना चाहिए उन्हें अपने परित्याग पर देना चाहिए। ठीक है दीपक, मैं लौटता हूं आपके पास, हमारे साथ बने रहिएगा। अनिला सिंह हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गई हैं, उनसे भी इस बात में समझ लेते हैं। अदिति सिंह का कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप से छोड़ देना और ट्विटर से बायो से भी कांग्रेस हटा देना, अनिला जी आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं लूंगा इस पर। देखिए, ये अदिति सिंह जी का आंतरिक मामला है कि वो सारे ग्रुप से एग्जिट कर जा रही हैं और कांग्रेस का लोगो भी हटा दे रही हैं, परंतु अदिति सिंह ये अकेली नहीं है। जिस प्रकार से हमने पीछे भी देखा है कि उनके प्रवक्ता हैं संजय झा, वो भी खुलकर बोलते हैं, संजय निरुपम भी बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक रेस्टलेसनेस जो है कांग्रेस में है कि जो लीडर्स हैं और जो कार्यकर्ता है उनकी आवाज जो है सीनियर लीडरशिप सुनती नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं रह गई हैं कांग्रेस में। तो शायद उसी का नतीजा है कि आज एक अच्छी महिला युवा नेता जो है कांग्रेस जो है वो खो रही है। लेकिन अनिला जी, अक्सर ये देखा गया है कि कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद ये तमाम जो नेता होते हैं बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, अक्सर ऐसा होता है। क्या अदिति सिंह का स्वागत करने के लिए तैयार है बीजेपी? देखिए, मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि अदिति सिंह जी
कांग्रेस छोड़ रही है तो कोई राजनीतिक दल कौन सा वो जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना। लेकिन फिर भी अगर देखें बीते समय में जब जब ऐसा मौका आया जब कांग्रेस ने मुखालफत की उन्होंने, तो वो बीजेपी के पक्ष में झुकती नजर आई थी। तो इच्छा तो कहीं ना कहीं रहेगी, तो बीजेपी स्वागत करेगी फिर। देखिए, अगर कोई अपनी इच्छा से हमारी पार्टी में आना चाहता है तो हम स्वागत करते ही हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और जैसा मैंने कहा, राहुल गांधी जी जैसे आज भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बैठकर, विदेशों से, जो विदेशों के नेता हैं उनसे हमारे भारत की बुराइयां करते हैं बैठकर, अपनी पार्टी उनसे संभाली नहीं जाती। एक के बाद नेता जो हैं वो छोड़ते चले जा रहे हैं। एमएलसी हमारे साथ दीपक सिंह जुड़े हुए। दीपक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी। अब आपने सुना अनिला सिंह जी रहा कि अगर कोई भी पार्टी में उनके जाना चाहेगा, अपनी इच्छा जताएगा, तो उनका स्वागत करेंगे। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? दूसरा जो मेरा सवाल आपसे था कि जो छोड़कर जाता है वो ये कह के क्यों जाता है कि कांग्रेस अपने जो सिद्धांत है उनको भूल बैठी है? अब मुझे लगता है सिद्धांतों का ज्ञान वो हो तो उसके अगर उसकी पॉइंटिंग कर दें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। उनके सिद्धांतों का जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाते हैं, पूरे देश देखता है, सबको पता है उनके सिद्धांत और उसूल क्या हैं। मैंने पहले स्लॉट में कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता साथी बोल रही थी उनका ज्ञान काफी अल्प था। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी घर जाते हैं उनके, मुख्यमंत्री जी टेलीफोन पर वार्ता करते हैं। तो ऐसे लोग, अब इनको कांग्रेस के विधायक चाहे जहां के हों बड़े प्रिय लगते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब बसें भेजती है प्रदेश के हित के लिए, जनता की सहूलियत के लिए, उसे खराब लगता है। तो ऐसी दोहरी चरित्र वाली पार्टी, दोहरी चरित्र वाले नेता, दोहरी चरित्र वाली सरकार से हम क्या तुलना करें, क्या बात करें? ये इनके ऊपर अच्छा है कि हमारे छींटे कम है, हमारे जो सफेद शर्ट पे दाग पड़े हैं ज्यादा अच्छे हैं, आपके खराब हैं। तो कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों के साथ अपने वसूलों पर खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी आज भी जो काम करती है, जो काम पहले ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनाव में होते थे, तोड़फोड़, खरीद फरोख्त, प्रलोभन, धमकाना, दीपक जी, बड़ा आरोप आपने लगाया है बीजेपी के ऊपर कि खरीद फरोख्त के तहत ये सब हो रहा है। अनिला जी, खरीद फरोख्त के तहत ये सब हो रहा है क्या? नहीं, स्पष्ट है भाई, स्पष्ट चीजें, क्या जरूरत थी? अगर ये पार्टी को तोड़ रहे हैं, डिप्टी सीएम क्यों जाते हैं? इतने खाली बैठे हैं क्या? उनके पास अपने मंत्रालय संभाल नहीं पा रहे हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं? तो मैं उनके ऊपर आरोप लगाता हूं ना, पहले अपनी सरकार को देखें, अपने भ्रष्टाचार को संभालें। उसके बाद भी वो किसी कांग्रेस के विधायक घर पहुंच जाते हैं। मुख्यमंत्री इतने खाली बैठे हैं क्या? उनके अपने जो काम है उस प्रदेश संभाल नहीं पा रहे हैं, रोज घटनाएं घट रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, दलित पीड़न हो रहे हैं, तो कांग्रेस के विधायक पर लाइन लेते हैं। आपने आरोप लगाए हैं, काफी गंभीर आरोप है, अनिला जी से सवाल भी लेते हैं इस पर जरा। देखिए, ऐसा है कि बौखलाहट बताती है कि इनके घर में जो है कितना तूफान हुआ है। कांग्रेस नहीं संभाल पा रही है अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं का, वो इधर उधर बिखर रहे हैं और उससे बौखलाहट होती है। और उस बौखलाहट का नतीजा मैं अभी सुन भी रही हूँ। ठीक है, हमारे नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो या कोई मिनिस्टर हो, कोई भी उनसे अगर बात करना चाहता है, चाहे हमारी पार्टी का नेता हो या किसी और पार्टी का नेता हो, वो समय देते हैं और बात करते हैं। इनके नेता बात नहीं करते हैं, उससे परेशानी होती है कार्यकर्ताओं को और नेताओं को, फिर वो छोड़ने की सोचते हैं। तो अपना घर संभाले, मैं ये कहना चाह रही हूँ। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ कांग्रेस की, मैं केवल ये कहती हूँ कि अपना घर संभाले। बीजेपी जो कर रही है वो कर रही है। दीपक जी, आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे, यही वजह है कि सब आपके घर से निकल कर जा रहे हैं। कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी में सरकार से अपने घर को लूटने से, चोरों से, डकैतों से बचाने का प्रयास करेंगे। सलाह का हम स्वीकार करते हैं, इनकी सलाह को मानते हैं। आगे से कांग्रेस पार्टी इनकी सलाह को मानते हुए लुटेरों से अपने घर को बचाने की कोशिश करेगी। यानी कि दीपक साहब, एक बात तो आप मान रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी पार्टी पर, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही। नहीं, हम ध्यान दे रहे हैं। हर व्यक्ति अपने घर को सुरक्षा करता है, ताला लगाता है, लेकिन तब भी लुटेरे लूटे जाते हैं। तो हम अब आगे और चौकन्ने रहेंगे कि लुटेरे लूट ना सकें। अनिला जी, ये जो आरोप इधर से लग रहा है, क्योंकि पिछली समय, क्योंकि शुरुआत में भी मैंने आपसे सवाल किया था कि जब भी कांग्रेस से कोई साथ छोड़ता है तो बीजेपी की तरफ जाता नजर आता है या फिर उसका झुकाव दिखाई देता है। सीधे तौर पर क्या ये मानकर चलें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस छोड़कर चाहे बीजेपी का हाथ थामना हो, या अब अदिति तक मामले पर आके देख लें, ये वही कुछ होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल एब्यूसिव भाषा का प्रयोग नहीं करती हूँ कि गुंडा गर्दी, ये वो जो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे। दूसरी बात यह है, देखिए, मैं
जानती हूँ कि आप जिस राजनीतिक दल के होते हो उसको छोड़कर कहीं पर भी जाना बहुत कष्टदायक होता है। बिल्कुल। बहुत कष्टदायक होता है। कोई भी कार्यकर्ता या नेता जब अपना जो ओरिजिनल राजनीतिक दल है उसको छोड़ के जाता है तो उसके दिल पे जोर पड़ता है और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा होता है और कहीं ना कहीं उसके सम्मान को ठेस लगती है, तब वो छोड़ के जाता है। तो ये बात केवल एक व्यक्ति ने, इनके अलग अलग नेता अलग अलग बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कह चुके हैं कि भाई अपॉइंटमेंट दो तो ना तो सोनिया जी देती है ना राहुल गांधी जी देते हैं। हाँ, प्रियंका वाड्रा जो है वो केवल सोशल मीडिया पे सारी राजनीति करती हैं। तो ऐसे तो राजनीतिक दल नहीं चलते हैं ना, इसीलिए कांग्रेस टूट रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है जिसका लाभ 8 साल से 18 वर्ष तक की आयु के सभी उन कामकाजी बच्चों और किशोर अवस्था के किशोरियों को दिया जाएगा जो परिवार की विषम परिस्थितियों की वजह से संगठित या असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। योजना के तहत हाई स्कूल उत्तीर्ण करने पर यानी कि पास आउट होने पर बालकों को 1000 रुपए, बालिकाओं को 1200 रुपए प्रति महीने की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। क्लास 8th, 9th और 10th पास आउट करने वाले को उन्हें प्रत्येक कक्षा के लिए 6000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। शुरुआत में इस योजना का लाभ प्रदेश के 2000 बच्चों को दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में पहले चरण में 18 आवासीय विद्यालय खोलने जा रही है जिसमें बाल श्रम में लगे बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। पहले चरण में 18 अटल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। ये सभी मंडल मुख्यालय में 12 से 15 एकड़ के क्षेत्रफल में खोले जाएंगे। इसमें प्रवेश के लिए बच्चों को 5 वर्ग में बांटा जाएगा। इसमें बाल श्रम में लगे अनाथ या फिर बेरोजगार दिव्यांग माँ बाप के बच्चों को, असाध्य रोग से पीड़ित अभिभावकों के बच्चों को, भूमिहीन परिवार के बच्चों को या फिर लाचार बच्चों को रखकर उनकी शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही उनके हुनर को भी निखारने का काम होगा। परिवारों या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी मजबूरी थी कि वे बाल श्रम करें। ऐसे बच्चों को जिन्हें इनके बचपन में स्कूल जाने, आगे बढ़ने और अपने भविष्य को संवारने और अपने प्रतिभा का लाभ देश और दुनिया को देने का अवसर मिलना चाहिए। जब बचपन में ही वे अपने पारिवारिक खर्चे के लिए मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो न केवल उसके शारीरिक बल्कि मानसिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता ही है, बल्कि इससे समाज और राष्ट्र की भी अपूर्णीय क्षति होती है। इन सभी को समय समय पर बाल श्रम से मुक्त करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने अनेक अधिनियम बनाए और उन्हें हर प्रकार का प्रोटेक्शन देने का प्रयास भी किया। उत्तर प्रदेश सरकार इसी दिशा में बढ़ाए गए एक नए कदम की ओर आज आप सबके साथ है, जिसमें 8 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के उन सभी बच्चों को जिन्हें स्कूल में होना चाहिए लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां, किसी की माता नहीं है, किसी के पिता नहीं हैं, किसी के दोनों नहीं हैं, या फिर माता पिता दोनों दिव्यांग हैं, या माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति दिव्यांग है, माता या पिता या दोनों में से कोई एक सदस्य किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित है, या फिर कुछ ऐसी अन्य परिस्थितियां हैं जिनके कारण उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आगे बढ़ कर के कार्य करना पड़ता था। ऐसे बच्चों के लिए आज एक नई योजना उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ की जा रही है। बाल श्रमिक विद्या योजना के नाम पर यह योजना प्रारंभ हो रही है। इस योजना में पहले चरण में
जिन 57 जनपदों में सर्वाधिक बाल श्रम से जुड़े हुए कामकाजी बच्चे अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं, वहाँ पर 2000 बच्चों का चयन करते हुए उन्हें बालकों को 1000 रुपये प्रतिमाह, बालिकाओं को 1200 रुपये प्रतिमाह देने की व्यवस्था के साथ ये योजना लागू की जा रही है। 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का भी प्रावधान इस योजना में दिया गया है। यानी एक ऐसी योजना जिसमें उन परिवारों के लिए और उस बच्चे के सभी प्रकार के उन खर्चों को उठाने का दायित्व श्रम विभाग अब अपने ऊपर लेने जा रहा है और बड़ी अच्छी शुरुआत 2000 बच्चों से की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि 2000 बच्चे इस वर्ष लाभान्वित होंगे तो अगले वर्ष से हम लोगों के अटल आवासीय विद्यालय भी आगे बढ़ जाएंगे। तो वहीं सीएम हेल्पलाइन आउटसोर्सिंग ऑफिस को सैनिटाइज किया गया। ऑफिस में अब तक 18 लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं। कोरोना जांच के लिए अन्य कर्मियों को बुलाया गया ऑफिस और नगर निगम टीम पहुंची हेल्पलाइन के आउटसोर्सिंग ऑफिस। पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जा रहा है। विभूति खंड के लेवाना साइबर टावर में है हेल्पलाइन ऑफिस और हेल्पलाइन ऑफिस लोगों के पॉजिटिव निकलने के बाद बाकी कर्मचारियों को बुलाया गया है कि उनका टेस्ट किया जा सके। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है वहां पर और कुछ का टेस्ट भी किया जा रहा है, क्या जानकारी है वहां से? बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी 2 दिन पहले ही जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का ऑफिस है, जो आउटसोर्सिंग ऑफिस है, क्योंकि बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग के कर्मचारी उसमें काम करते हैं, जिसमें पहले दिन 9 कर्मचारी और कल फिर 9 कर्मचारी उसमें संक्रमित निकले थे, जिसके बाद कुल 18 कर्मचारी ऐसे हो चुके हैं जो हेल्पलाइन से अब तक संक्रमित आ चुके हैं। उसको अब सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ जो भी कर्मचारी हेल्पलाइन में काम करते हैं, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, उन सभी को ऑफिस आने के लिए कहा गया है ताकि उन सभी का टेस्ट किया जा सके, क्योंकि 18 की संख्या में संक्रमित होने के बाद निश्चित तौर पर बाकी कर्मचारियों में भी हड़कंप जरूर मचा है। क्योंकि अब दिक्कत यही है कि जब 18 लोग संक्रमित हैं तो बाकी कितने लोग संक्रमित हो गए इसका अंदाजा फिलहाल नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग बैठते हैं, 24 घंटे कॉल सेंटर चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई संक्रमित किसी सिस्टम पर काम करके गया है, उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति आता है तो कहीं ना कहीं अभी तक सैनिटाइजेशन जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जब ये दिक्कत हुई है, वहां पर 18 लोग संक्रमित पाए गए हैं, तो उसके बाद हालांकि नगर निगम टीम जरूर उसको सैनिटाइज करा रही है, लेकिन चिंता यही है कि कितने लोग संक्रमित होंगे ये टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। हालांकि सभी कर्मचारियों को कहा गया है कि वो ऑफिस आएं और अपना टेस्ट कराएं। तो निश्चित है कि अब उन सभी कर्मचारियों का, जो बाकी लोग वहां पे अलग अलग शिफ्टों में काम करते हैं, क्योंकि 3 शिफ्ट में वहां काम चलता है, तो उन शिफ्ट के कर्मचारियों को बुलाकर उनका टेस्ट होगा। उसके बाद ये चीज निकलकर सामने आएगी कि आखिर कितने लोग संक्रमित हैं। अभी तक फिलहाल 18 लोगों को जो संक्रमित हैं उनको आइसोलेशन में भर्ती करा दिया गया है और वहां पर आउटसोर्सिंग ऑफिस में किसी तरीके का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि इस समय वहां सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। तो फिलहाल हेल्पलाइन वहां से बंद है और बाकी अन्य जो ऑफिस हैं वो चल रहे हैं। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना जबान आकर रखिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है और इस वक्त वहां पर कुछ जो कर्मचारी हैं उनको भी बुलाया गया है जिससे कि उनका टेस्ट किया जा सके। अब खबर मेरठ से है, जहां पर नकली सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी का भांडाफोड़ हुआ। मेरठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। बिना लाइसेंस के ही सैनिटाइजर बना रही थी कंपनी। भारी मात्रा में नकली सैनिटाइजर पुलिस ने किया बरामद। इंस्पेक्टर विजेंद्र पाल राणा ने अपनी टीम की छापेमारी की है और आपको बता दें कि मेरठ के थाना कंकरखेड़ा पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई है, जहां पर फर्जी सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी के ऊपर छापा मारा गया। पुलिस ने छापा मारा, भारी मात्रा में नकली सैनिटाइजर यहां से बरामद किया गया है। खराब गुणवत्ता वाले केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था और इंस्पेक्टर विजेंद्र राणापाल को लगातार इस बात की जानकारी मिल रही थी। यही वजह है कि उन्होंने छापेमारी कर इस
फर्जी कंपनी का भंडाफोड़ किया है और यहां से भारी मात्रा में नकली सैनिटाइजर बरामद किया। इंस्पेक्टर विजेंद्र पाल राणा की टीम यहां पर पहुंची और छापेमारी की गई। तो भारी मात्रा में यहां फर्जी और नकली सैनिटाइजर बरामद किया गया। कहीं आपका सैनिटाइजर जो आपके पास है मेरठ में वो तो नकली नहीं, सवाल कई है। फिलहाल आपको बता दें कि भारी मात्रा में यहां से नकली सैनिटाइजर बरामद किया गया। खबर मथुरा से है, जहां पर डीएम सर्वज्ञ राम मिश्रा पर अभद्रता का आरोप लगा है। डीएम पर महिलाओं ने अभद्रता का आरोप लगाया। डीएम पर छात्रों ने भी अभद्रता का आरोप लगाया। छात्र मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने गए थे। ज्ञापन में पीएम के आर्थिक पैकेज में कई चीजों को शामिल करने का आग्रह किया गया था। अप्रैल महीने से लेकर अब तक की फीस माफ करने का आग्रह किया गया था और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात कहकर डीएम ने छात्रों को बाहर खदेड़ दिया। महिलाओं को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनसे अभद्रता की गई, उन्हें बाहर खदेड़ा गया। लोगों को यहाँ से खदेड़ो और यहाँ से ऐसे शब्द बोले दिए। ऐसे शब्द इन लोगों को यहाँ से भगाओ, खदेड़ो यहाँ से लोगों से। हमने उनसे कहा मैंने कि आप एक जिलाधिकारी हो, इस तरह से स्टूडियो में बात कर रहे हैं, आपको शोभा नहीं। आपका मुंह उस समय यहाँ चार्ज लिया था, खुजली का सा खाया हुआ चेहरा था, मुरझाया हुआ चेहरा था और यहाँ का हराम पने का भ्रष्टाचार का माल खाकर डीएम साहब आप लाल चेहरा लाल टमाटर मुंह पड़ गया है। और राशन जो कोरोना के समय में गरीब लोग सवाल करेंगे, बात पूछेंगे जब उनको राशन नहीं मिलेगा, कितना राशन आया, जब बहुत संस्थाएं आपके कोष में पैसा भेज रही हैं, आपके भी कोष में, और आप उसको कितना गया कितना नहीं, चैनलों के माध्यम से जनता को आपको बताना चाहिए कि मैंने इतना बांटा, इतना ही नहीं बांटा। वो स्वयं हाथापाई की ओर हमारी तरफ बढ़े। हमने करारे शब्दों में जवाब दिया, डीएम साहब हिटलर भी वही मथुरा नगरी है, हिटलरों के छक्के चढ़ा दिए, कंस का वध हुआ और आप इस तरह से आपसे जनता परेशान है। हर नेता को, हर एडवोकेट को तुम आप इस तानाशाही रवैये में आपकी भूल है। अगर किसी सरकार की आवाज में और या नेता के किसी उसमें आप समझ। अपने काम से गए थे राशन के लिए, तो माटोरी हमने बातचीत करी तो हमको ललकारा फटकारा, मतलब हमारी कोई बात नहीं सुनी। कहाँ से चले आते हैं और क्या सारा सामान तुम्हारे लिए बनाया है क्या? इसी जाति के लिए तो तुम क्या काम को बाको सब यहीं चले आते हो? और ये बात हुई, फिर हमने बहुत कोशिश करी, हाथ जोड़े और बहुत प्रयास करी, पर उन्होंने कोई बात नहीं सुनी हमारी। ललकारा फटकारा और चलो यहाँ से जाओ। अपने काम से गए थे राशन के लिए। डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज हमने जिलाधिकारी माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन में अपना मांग पत्र सौंपा है, जिसमें कि हमारी मांग है अप्रैल से लेकर के अभी तक सभी समस्त विद्यार्थी स्टूडेंटों की फीस माफ होनी चाहिए, पूर्ण रूप से समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए, पूरे देश में स्वास्थ्य केरल मॉडल लागू होना चाहिए, मनरेगा के तहत जो मजदूरों का बजट है वो 10 लाख करोड़ रुपये किया जाए, मजदूरों को उनके घर के नज़दीक रोजगार के अवसर दिए जाएँ, प्रत्येक गरीब परिवार को 7,500 रुपये प्रति आर्थिक सहायता की जाए, पूरे देश के अंदर निजी स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण किया जाए।